गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, मैक्सिमम और पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस और इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तत्कालिक मान के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज जो है हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत मान। औसत मान तो देखिए, एवरेज वैल्यू के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए, औसत मान किसको कहते हैं? तो AC की आधी वेव, तो आधी वेव कौन सा है? ये है। इसको आधी वेव पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे, इसको आधी वेव निगेटिव हाफ साइकिल बोलेंगे। तो ये आधी वेव का तत्कालिक वोल्टेज और तत्कालिक करंट, या तो आप वोल्टेज लें या आप करंट लें। तो तत्कालिक वोल्टेज या करंट के मानों का औसत AC वोल्टेज या करंट औसत करंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये आधी, जैसे कि आप इसमें देखे थे कि इसमें देखिए एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से आपका चलते जाएगा। फिर आपका क्या होगा, एक समय पीक मिलेगा, पीक के बाद पुनः फिर धीरे 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 कम होता हुआ फिर आपका कम हो जाएगा। तो इसको, ये जो हमारा जो तात्कालिक वैल्यू है, इसको जो हम लोग नाम देते हैं उसको हम लोग E1, E2, E3, E4, E5 डॉट 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 सो वन, E5, E6, E7, E8 इस तरह से देते हैं। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा E एवरेज इज इक्वल टू, देखिए E1, E2, E3, E4, E5, E1, E2, E3, E4, E5 एंड डॉट 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 सो वन, कितना तक? तो En तक, बाय कितना? तो जितना वैल्यू लेंगे, तो जितना वैल्यू कितना? तो n। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। इसका मान कितना आता है? तो इसका मान आपका आता है 0.637 E मैक्स। इसको क्या करेंगे, 0.637 को मैक्सिमम वाला, ये जो 20 सेंटर वाला है, ई मैक्सिमम वैल्यू से आप इसको मल्टीपल कर देंगे तो आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए, औसत मान किसको कहते हैं? तो AC वेव की, यानी कि AC के आधी वेव में, आधी वेव साइकिल में वोल्टेज या करंट के मानों के औसत को ये हम लोग
AC एवरेज वैल्यू कहते हैं। अगर यदि वो वोल्टेज का है तो वोल्टेज एवरेज वैल्यू, और अगर करंट का है तो करंट का एवरेज वैल्यू। तो आधी वेव साइकिल में अगर यहाँ पे हम लोग E1 E2 E3 4 ये तो हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर यदि हम लोग करंट के रिस्पेक्ट में ले तो क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 I4 I5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर I एवरेज आपको पूछ दिया तो 0.637 I मैक्स। I मैक्स किस कहाँ पे मिलेगा, ये बीच सेंटर पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि AC के आधी वेव साइकिल के करंट या वोल्टेज के औसत को AC वोल्टेज या करंट का औसत कहते हैं। और औसत कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक क्षण लिया गया वोल्टेज या करंट और उन सभी का योग, और जितना मान हम लेंगे उतना से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज के बाद आपका आता है RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू भी बहुत ही आसान चीज़ है। RMS वैल्यू तो RMS वैल्यू की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो इसका फुल नाम हो गया, इसी को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ये क्या होता है कि किसी सर्किट में जब हम लोग DC सप्लाई देते हैं तो वो सर्किट में क्या होता है, हीट जनरेट करता है। तो उस DC सप्लाई को देने पर जितना हीट जनरेट हुआ उतना ही फिर उस सर्किट में हम लोग AC सप्लाई दे करके, AC सप्लाई उतना देंगे जितने समय में कि उतना ही हीट जनरेट हो जाए। तो वो क्या कहलाएगा, वो वही AC की RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कही जाएगी। तो देखिए कोई सर्किट है, सर्किट में आप DC करंट देंगे, DC धारा देंगे तो DC वोल्टेज देंगे तो DC धारा बहेगी, DC धारा बहेगी तो उसके कारण से उसमें हीट जनरेट होगा। उतना ही हीट जनरेट AC सप्लाई को जितना उतना ही, यानी कि हीट जनरेट करने के लिए AC सप्लाई हम लोग देंगे, जितना समय तक के लिए देंगे वो उसका क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू हो जाएगा। इसमें देखिए इसका जो कुछ ग्राफ नेचर होगा, इसमें देखिए तो इसको हम लोग I1 I2 I3 I4 एंड डॉट 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 सो ऑन ऐसे चलेगा। तो ये क्या हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका टाइम पीरियड होगा। तो इसका जो RMS वैल्यू का जो मान होता है IRMS वो होता है 0.707 I मैक्स। और यही अगर यदि वोल्टेज पूछ दे VRMS तो ये हो जाएगा आपका 0.707 V मैक्स। तो फिर से एक बार देख लेते हैं RMS वैल्यू क्या कहते हैं। RMS वैल्यू को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है।
ये क्या होता है, तो किसी सर्किट में जब हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी धारा देते हैं, तो उसमें डीसी धारा देने के बाद उस सर्किट में हीट जनरेट होता है। उतना ही हीट जनरेट करने के लिए उस सर्किट में हम लोग फिर जो है एसी सप्लाई को देते हैं, तो उतना ही हीट जब जनरेट हो जाता है तो वही उस एसी का आरएमएस वैल्यू कहलाता है। तो इसका जो है ग्राफ नेचर ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। और आरएमएस वैल्यू की बात करें तो 0.707 आई मैक्स, और वोल्टेज आरएमएस वैल्यू की बात करें तो 0.07 ये मैक्सिमम होता है। इसके बाद जो आपका होता है वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर जो है फॉर्म फैक्टर तो फॉर्म फैक्टर जो है ये क्या होता है, तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का औसत होता है। फॉर्म फैक्टर इज द एवरेज ऑफ आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। एसी के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर, तो किसका किसका रेशियो है ये, तो ये आरएमएस मान का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये देखिए आरएमएस वैल्यू जो है आप जानते हैं कितना होता है, तो आरएमएस वैल्यू आपका हो गया 0.707 आई के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर करंट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो दोनों करंट के रिस्पेक्ट में, और अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो दोनों वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम जो है ई मैक्स डाल देते हैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.637 ई मैक्स। इसको अगर यदि हम लोग वोल्टेज के जगह करंट के रिस्पेक्ट में भी लेते, तो इसको करंट के रिस्पेक्ट में लेते तो ऐसे हो जाता 0.707 आई मैक्स। और एवरेज वैल्यू की बात करें करंट के रिस्पेक्ट में तो 0.637 आई मैक्स। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ई मैक्स कट जाएगा और इसमें आई मैक्स कट जाएगा, तो इसका मान हमेशा जो है 1 से अधिक आएगा। तो आप याद रखेंगे फॉर्म फैक्टर का मान 1 से अधिक होगा, और ये कितना होगा, तो 1.11 होगा, और इसका कोई जो है यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई मैक्स दोनों आपस में कट गया, तो ये जो है आपका एक डिजिट वैल्यू आएगा। इसके बाद जो आपका आता है वो होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर तो पीक फैक्टर जो है ये रेशियो होता है उच्चतम मान और प्रभावी मान का, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू के अनुपात को पीक फैक्टर कहा जाता है। तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू उच्चतम मान, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू,
बटे प्रभावित मान। तो देखिए उच्चतम मान कहने का मतलब अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ई मैक्स, और प्रभावित मान कितना होता है, तो प्रभावित मान हो गया आपका 0.707 ई मैक्स। तो ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ई मैक्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0.707, और जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.414। तो याद रखेंगे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है पीक फैक्टर का मान, फॉर्म फैक्टर का मान। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। पीक फैक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और प्रभावी मान का रेशियो होता है। इसके बाद आपका आता है कॉइल का क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर ऑफ ए कॉइल। तो कॉइल का क्यू फैक्टर जो है ये कॉइल की पावर का व्युत्क्रम होता है। कॉइल की पावर का व्युत्क्रम क्यू फैक्टर कहलाता है। इसे कॉइल का क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। कॉइल का क्यू फैक्टर कहने का मतलब कॉइल का क्वालिटी फैक्टर, और क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1/पावर फैक्टर। और 1/पावर फैक्टर कहने का मतलब होता है Z/R। तो Z/R क्या हो गया, Z यहां पे हो गया आपका इंपीडेंस और R हो गया आपका रेजिस्टेंस। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/पावर फैक्टर इज इक्वल टू Z/R। जहां Z क्या हो गया, तो ये हो गया आपका इंपीडेंस, और R क्या हो गया, प्रतिरोध। यदि रिएक्टेंस की तुलना में R छोटा हो, तब क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रिएक्टेंस अपॉन प्रतिरोधकता।
ये होता है कि जब आपका क्यू फैक्टर किसी कॉइल का निकालना है तो 1/पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो आपका cos फाई होता है। cos फाई आपका होता है R/Z। तो देखिए cos फाई R/Z, तो अगर यदि 1/cos फाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/R/Z। इसी को जब हम लोग पलट के लिख देंगे तो ये हो जाता है 1/cos फाई यानी Z/R। अब 1/cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं 1/पावर फैक्टर, यानी कि यहां ये हो गया आपका Q फैक्टर। अगर रिएक्टेंस देखिए एक कोई भी सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा, अगर एसी सप्लाई हम दे रहे हैं तो उसमें उसका रेजिस्टेंस होगा, उसका रिएक्टेंस होगा और उसका इम्पीडेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि रिएक्टेंस की तुलना में R छोटा है तो रिएक्टेंस की तुलना में जब R छोटा है तब Q फैक्टर के लिए हम लोग रिएक्टेंस अपॉन प्रतिरोधकता से निकालेंगे। एक है और भी Q फैक्टर को निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, Q = 2π स्टोर की गई या की हुई अधिकतम ऊर्जा बटे प्रति चक्र क्षय हुई ऊर्जा। तो क्यू फैक्टर निकालने का एक फार्मूला ये भी है, स्टोर की हुई अधिकतम ऊर्जा। तो देखिए जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है, उसका जो वेक्टर डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से, ये देखिए ये इसके बाद इसके ऊपर या नीचे बनेगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं R, इसको हम लोग बोलते हैं L, और ये दोनों को मिलाने के बाद ये हमको मिलेगा Z। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर और ये एपिरेंट पावर। तो इसीलिए यहां पे कहा कि क्वालिटी फैक्टर स्टोर की हुई अधिकतम ऊर्जा, और ये जो है आपका ये अब कहता है कि पावर फैक्टर 1 कब होगा, तो जब इंडक्टेंस का मान 0 होगा। अगर ये L नहीं रहे तो R = अगर Z हो जाए तो R = Z तब होगा जब L का मान 0 होगा। तो वही चीज कह रहा है, ये जो इंडक्टेंस है ये क्या करता है कि पावर फैक्टर को खराब करता है। इससे क्या होता है कि एनर्जी की लॉसेस होती है। इसीलिए जो है किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर = स्टोर की हुई अधिकतम ऊर्जा अपॉन प्रति चक्र क्षय की हुई ऊर्जा से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।